एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस में। तो हम सभी आज क्या करेंगे, अपना जो थर्ड चैप्टर है सेकंड बुक का नियोजित अर्थव्यवस्था वाला जो हमारा चैप्टर है, जिसे नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं नियोजित विकास कहते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो चैप्टर है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, हम आज करेंगे उसके एमसीक्यूज। पहले भी मैं इसके एमसीक्यूज ला चुकी हूँ, मैं अब दोबारा लेकर आ रही हूँ। पहले दो पार्ट्स में इसके एमसीक्यूज आ चुके हैं और अब ये दोबारा हैं, और इस वाले वीडियो में हम 60+ एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगर टोटल करके देखोगे तो 100 के आसपास आपके इस चैप्टर से एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारत को योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा मिली। तो भारत को योजनाबद्ध विकास की जो प्रेरणा है कहाँ से मिली? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा अमेरिका थी और चौथा यहाँ पर फ्रांस दे रखा है। तो भारत को योजनाबद्ध तरीके से विकास करने की ये जो प्लानिंग है, यानी कि आपको पता होगा पंचवर्षीय जो योजना अपनाई गई थी भारत के द्वारा, हर 5 साल में प्लानिंग की जाती थी कि इस साल ये किया जाएगा, इस क्षेत्र में ज्यादा विकास किया जाएगा। तो वो जो चीजें कहाँ से ली गई थी? तो वो हमारा जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर, वहां से ली गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, ये हाइड होना रह गया मुझसे गलती से, तो आंसर तो आप सभी को पता चल गया होगा, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील बाजार अर्थव्यवस्था होती है उस प्रकार की है। यहाँ पर हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं दिया गया है, अगर दिया होता तो वो ठीक होता हमारा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर जो गठन है वो किसका किया गया? पहला केंद्रीय परिषद, दूसरा नीति आयोग, तीसरा विकास आयोग और चौथा उपरोक्त सभी। तो योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग है उसका गठन किया गया है, तो इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट है। और आप सभी को पता होगी मेरी क्लास का जो रूल होता है वो क्या है कि आप सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलेंगे। देखिए, फिर बाद में आप सभी जो बोलते हैं कि मैम हमारे इतने कम मार्क्स आए हैं या फिर इस तरीके से टाइम कम रह जाता है एग्जाम में, तो आप सभी प्रैक्टिस नहीं करते, तो इस वजह से होता है। तो साथ साथ में आंसर अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगी आप सभी को हमारी वीडियोस की। तो देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पर क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग, ये मैं पूछने ही वाली थी कि क्वेश्चन आ गया, ये नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर क्या है, बनाया गया है, गठन किया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? पहला ऑप्शन यहाँ पर 1 जनवरी 1950, दूसरा 1 जनवरी 2005, तीसरा 1 जनवरी 2015 और चौथा है 1 जनवरी 2020। तो जो बच्चा याद करके गया है कि 1 जनवरी होगा, तो यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन में 1 जनवरी दे दिया, अब बस सन याद करना है। तो सन जो हमारा 2015 था, तो इसलिए हमारा जो ये सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और लाइक करते हुए चलना, जो भी बच्चा ऐड होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो जो भी विकास की नीति अपनाई थी शुरुआत में भारत ने, तो उसमें से कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसमें से शामिल नहीं था उसमें? तो पहला नियोजन, दूसरा उदारीकरण, तीसरा सहकारी खेती और चौथा आत्मनिर्भरता। तो क्या चीज शामिल नहीं थी? तो जो उदारीकरण है वो शामिल नहीं था, तो इसलिए हमारा जो ये वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और उदारीकरण कब आया है? 1991 में, जब एलपीजी की जो नीति है वो अपनाई गई थी, नई अर्थव्यवस्था की जो नीति थी वो अपनाई गई थी। उसके बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये 3 जो चीजें वो जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए, भारत में योजना आयोग की कब नियुक्ति की गई? तो भारत जो है उसमें योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? पहला 1952, दूसरा 1960, तीसरा 1950 और चौथा यहाँ पर 1956। तो योजना आयोग की नियुक्ति की बात हो रही है। तो योजना आयोग की नियुक्ति कहें, गठन कहें, तो कब हुआ था? 1950 में हुआ। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, योजना आयोग एक है, तो किस प्रकार की संस्था योजना आयोग? तो पहला है कानूनी संस्था, दूसरी अतिरिक्त संवैधानिक संस्था, तीसरी संवैधानिक संस्था और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो योजना आयोग है वो अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है, तो इसलिए हमारा जो एक है वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्वतंत्रता के किस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो स्वतंत्रता के कौन से समय, किस समय नहीं, स्वतंत्रता के समय जो है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? पहला है बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा बहुत अच्छी, तीसरा खराब स्थिति में और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
स्वतंत्रता के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में थी, तो इसलिए हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? तो कथन वगैरह वाले भी जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो किसका कथन है कि नियोजन ने नीति और वित्त संबंधी मामलों में राज्य की स्वायत्ता को एक छाया का रूप प्रदान किया है? तो किसने कहा था ये बात? पहला अशोक मेहता, दूसरा के संथानम, और फिर तीसरा ये जो दिया गया है आपका एल्बली, और जो था डॉक्टर MP शर्मा। तो ये जो होगा आपका के संथानम जो है वो ठीक होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्किप कर देती हूँ क्योंकि ब्लर है बहुत ज़्यादा, तो नहीं दिखाई देंगे। तो देखो अगला यहाँ पर आगे हमारे सामने क्वेश्चन, योजना आयोग के सभी सदस्य किसके सदस्य होते थे? तो योजना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं? पहला मंत्रिमंडल के, दूसरा संसद के, तीसरा विधानसभा के, और चौथा राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो योजना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं सारे के सारे जो थे किसके सदस्य होते थे? राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के विकास का अर्थ है। तो भारत में जो विकास जो अपनाया गया है उसका अर्थ क्या है? पहला आर्थिक समृद्धि, दूसरा आर्थिक सामाजिक न्याय, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो मैं स्पीड में करवा रही हूँ क्योंकि आप सभी के पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस डालनी है और साथ ही साथ आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियोस डालनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्पीड में करवा रही हूँ। तो जिसको ना समझ में आए तो वो क्या कर सकता है, दोबारा भी देख सकता है, दोबारा कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। देखो भारत के विकास का अर्थ क्या होता है? तो भारत के विकास का जो अर्थ है, यानी विकास जो अपनाया है भारत ने, आर्थिक समृद्धि भी शामिल है उसमें, आर्थिक और सामाजिक न्याय, यानी कि आर्थिक समृद्धि तो होनी चाहिए साथ साथ में, यानी कि समृद्धि तो होनी चाहिए आर्थिक रूप से, पर साथ साथ में आर्थिक और सामाजिक न्याय भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? उपरोक्त दोनों हमारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कौन से विकास मॉडल थे? तो स्वतंत्रता के टाइम पर भारत के सामने जो विकास के मॉडल थे वो 2 थे। तो वो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन से थे। पहला यहाँ पर हमें नाम दिया गया है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, दूसरा समाजवादी मॉडल, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था और समाजवादी था, इसलिए हमारा जो ये है ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी आंसर देते हुए चल रहे होंगे। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है, और इसके साथ में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो कार्टून वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन वो हम पहले ही करवा चुके हैं। अगर और करवाने की आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करवाए जाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जिन्होंने नहीं देखी है फतेह सीरीज तो देख लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा चेक करना आप सभी भी सीखिए। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था, तो कौन सी नई संस्था अपनाई है भारत ने, यानी कि स्थापित की है, क्या किया है? तो योजना आयोग ने नई संस्था जो है वो स्थापित कर दी है, और उसका नाम क्या है? नीति आयोग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है, पहला ऑप्शन अगस्त 1947, दूसरा अगस्त 1949, तीसरा अगस्त 1951, चौथा अगस्त 1952। तो कब की गई है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? तो वो की गई है अगस्त 1952। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ये ग है वो ठीक हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास जो परिषद है वो किस प्रकार का एक तरीके से संस्था है? पहला है वैधानिक है, दूसरा संवैधानिक है, तीसरा उपरोक्त दोनों है, और चौथा न तो संवैधानिक और ना ही वैधानिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना तो वो संवैधानिक और ना वो वैधानिक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का विस्तार रूप है, यानी कि नीति आयोग को अगर हम विस्तृत करें तो वो उसका क्या बनेगा? तो डैश इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये दे रखा है यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन न्यू, दूसरा यहाँ पर नन, तीसरा यहाँ पर नेशनल, और चौथा है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो नेशनल आएगा आपका यहाँ पर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अगर बेसिकली देखा जाए तो कौन सी बात पर जोर है? तो पहली में तो कृषि पर, दूसरी में किस पे? उद्योगों पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, और अगर आप सभी मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स बॉक्स होगा उसमें तो बोलना ही है, साथ साथ लाइक कर देना है। लाइक से मुझे पता चलता है कि आप सभी मुझे कितना प्यार देते हैं और कितना प्यार करते हैं। तो अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? तो पहला यहाँ पर स्वर्णिम संतुलित विकास, दूसरा यहाँ पर दे रखा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि, तीसरा है मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो उसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो स्वर्णिम यानी कि पूरी तरीके से जो संतुलित विकास है वो करना था, इसका बिल्कुल ठीक बात है। उत्पादन क्षमता जो थी उसमें वृद्धि भी करना था, इसका ठीक है। क्योंकि कृषि पर जोर दिया जा रहा था तो कृषि में भी इतना देखा गया कि 85% से ज्यादा जो जनसंख्या वो लगी हुई है कृषि में, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, विकास जो है यानी कि उत्पादन क्षमता नहीं हो रही है, इतने सारे लोग लगने के बाद भी क्या है, इतनी सारी जनसंख्या लगने के बाद भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो उस उत्पादन को बढ़ाना उद्देश्य था। मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना, हम आपको पता होगा मुद्रास्फीति का मतलब पहले जान लो। जो इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता ही होगा, पर आप सभी को बता देती हूँ मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो महंगाई जो है इतनी ज्यादा हो चुकी थी तो उसको कम करना इसका उद्देश्य रहा है। तो इसलिए आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। केवल कृषि नहीं था, बाकी चीजें भी थी इसकी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? पहला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, दूसरा देश का औद्योगिक विकास तीव्र करना, तीसरा राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि की जाए और चौथा उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप सभी क्या करें, आंसर देते हुए चल रहे हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसका उद्देश्य है रोजगार, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो उद्योग होंगे, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा खुलेंगे तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, काम करने वाले जो होंगे वो चाहिए होंगे, तो रोजगार में वृद्धि करना जो है वो इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ जो देश का औद्योगिक विकास है वो तीव्र करना इसका उद्देश्य था। सिंपल बात है। और राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि करना भी, क्योंकि अगर उद्योग खुलेंगे तो जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहा जाता है वो बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो राष्ट्रीय आय होगी, जो नेशनल इनकम होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, हरित क्रांति का श्रेय जो है किसे जाता है? तो हरित क्रांति का जो श्रेय अगर कहा जाए यानी कि किसे जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई, किसको माना जाता है? पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह दे रखा ऑप्शन, दूसरा नेहरू को बोल रखा है, तीसरा एमपी सिंह और चौथा सरदार पटेल को। तो यहाँ पर जो एमपी सिंह है उनको ज्यादा ध्यान रखना आपको, इनका नाम इनको श्रेय जाता है इनकी शुरुआत का। आगे देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उस पर कृषि पे दिया गया था जोर, और आंसर भी आप सभी को यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये तो वैसे भी ना बताती तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होता। क्या पता होता? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, पता होता आप सभी को इसका आंसर? अगर होता तो यस मैम बोलो। आगे देखो, अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो उसका जो प्रारूप है वो कब जारी किया गया था? पहला 1951, दूसरा 1950, तीसरा 1953 और चौथा 1952। तो 1951 में ही किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह है कथन किसने कहा है कि योजना का निर्माण चाहे वह कानून के द्वारा हो या प्रशासकीय जो कार्यवाही है उसके द्वारा हो, सरकार के हाथ में होना चाहिए। ये किसने कहा है? पहला प्रो ए एन झा, दूसरा लास्की, तीसरा यहाँ पर अशोक मेहता और चौथा प्रो थ्रोमन। तो किसने कहा था ये होगा ये प्रो ए एन झा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर। अगला देखो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है आपका। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1969 में हुआ था, ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? पहला है आर्थिक असमानता में कमी लाना, दूसरा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तीसरा उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग और चौथा उपरोक्त सभी। तो आर्थिक नियोजन जो अपनाया गया भारत के द्वारा, नियोजन का मतलब प्लानिंग होता, ध्यान रखना, योजना जो मेरा नाम है। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला है आर्थिक असमानता में कमी लाना, जैसे मैंने रीड तो कर ही दिया है तो इसलिए आपका यहाँ पर अप्रोक्स सभी जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक असमानता में कमी लाना बिल्कुल ठीक है, जो असमानता फैली हुई है उसमें कमी, और विषमता जो होता है उसको भी असमानता ही कहा जाता है। दूसरा देखो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, ये भी ठीक है। और तीसरा देखो उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग करना, ये भी ठीक है। और ये जो चैप्टर है, आप अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स होगी तो ये इसके मोस्टली क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का जो इंडियन इकोनॉमी है उसका सेकंड चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चंस हैं। तो इजी रहता है इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। आगे देखते हैं, अगला है
अमूल दूध उत्पादक राज्य है, तो अमूल दूध का उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला है पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा और चौथा यहाँ पर देखा उत्तर प्रदेश। तो प्रमुख यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर गुजरात आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है अमूल दूध उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है ज्यादा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दशक के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया गया? तो कौन सा ऐसा दशक आया जिसके बाद राज्य की जो भूमिका है वो कम कर दी गई? तो पहला है 1970 के दशक में, दूसरा 1980 और तीसरा 1990 और चौथा है 2000। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, क्योंकि देखो 1980 का जो दशक है उसके अंतर्गत जो राज्य की भूमिका जो थी कम कर दी गई थी अगर देखा जाए तो 1980 ना कहकर इसे हम 1990 कहेंगे, क्योंकि 1991 में जो है नीति लागू की गई थी उसी के बाद तो कम हुई थी, तो 1990 होगा हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे देखो, आगे है हमारा क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? तो बॉम्बे जो प्लान है ये इंपॉर्टेंट है आप सभी का। तो अगर आप सभी ने पहले वाले प्रीवियस जो क्लासेस है वो अटेंड नहीं की है मेरी, यानी कि जो मैंने इस चैप्टर की प्रीवियस क्लास डाली थी जिसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे, इस वीडियो में तो मैं आपको 60 प्लस करवा रही हूँ, उससे पहले भी करवा चुकी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो उसमें मैंने नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ पहले कवर करवाया और उसके बाद मैंने एमसीक्यूज करवाए थे, इसलिए टाइम लग गया था वहां पर। अब 60 प्लस यहाँ पर कर रही हूँ, 100 के आसपास आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो बेस्ट तैयारी होने वाली है हमारे चैनल के साथ, तो इसलिए भाई चैनल को फेमस करने की जिम्मेदारी अब आप सभी की है। तो देखो आगे देखो, बॉम्बे जो प्लान है उसके अंतर्गत कौन सा कथन जो है, कौन सा बयान जो है यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला दे रखा है इन्होंने, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। तो क्या भारत का आर्थिक भविष्य बॉम्बे प्लान पर आधारित था? नहीं। तो ये जो यहाँ पर ये जो बयान दिया गया इन्होंने यही गलत हो जाएगा और यही पूछा गया था, तो ये सही हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं। दूसरा है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य या स्वामित्व का समर्थन किया गया था। तीसरा, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। चौथा यहाँ पर, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। आगे देखो, हरित क्रांति की सफलता है, तो सफलता पूछी गई है, क्या सफलता है? पहला यहाँ पर दे रखा है औद्योगिक विकास को बढ़ावा, दूसरा है उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, तीसरा है यहाँ पर फसल क्षेत्र में वृद्धि और चौथा उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति की सफलता की बात की गई है, तो देखो औद्योगिक जो विकास है, क्योंकि हरित क्रांति, अब आप सोचेंगे औद्योगिक विकास किस तरीके से होगा, देखो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अगर खेती अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी, तो जो कृषि होती है वो उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है कच्चा माल। तो कच्चा माल ज्यादा मिलेगा तो इससे क्या होगा, उद्योग धंधे अच्छे चलेंगे, तो औद्योगिक विकास हुआ इससे हमारा। ठीक है, उद्योगों की नींव अगर कही जाए तो वो कच्चे माल के पर आधारित है, तो इसलिए कहीं ना कहीं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर कृषि का देखा जाए तो अगर उद्योग चलेंगे, मशीनें अच्छी बनेंगी, तकनीक अच्छी आएगी तो कृषि भी अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो अगला देखो, उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, यानी कि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि तो हुई है ना, तभी तो हम आज तक जो है हरित क्रांति को जानते हैं। अगला देखो, फसल जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है, तो ये भी ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हरित क्रांति से क्या समस्या पैदा हुई? तो हरित क्रांति से कौन सी समस्या पैदा हो गई थी? अब असफलता की बात की गई है, समस्या की बात की गई है। पहला यहाँ पर, काला हांडी जैसे क्षेत्रों में लोग आज भी भूख के कारण मर रहे हैं। दूसरा, भारत में से खाद्यान्न संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। तीसरा, हरित क्रांति का लाभ केवल उत्तरी राज्यों में ही दिखाई पड़ता है। और चौथा, उपरोक्त सभी। आप सभी इसका आंसर दो, इतने में थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो देखो 32 वाला जो क्वेश्चन है उससे कौन कौन सी समस्या पैदा हुई? तो देखो अभी जो काला हांडी है, काला हांडी, इसमें इस क्षेत्र में अभी भूख से मरने वाले लोगों की संख्या है, तो ये भी ठीक है हमारा। भारत में जो खाद्यान्न संकट है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है आज तक। आप सभी को पता है जो गलियों में जो रोड्स वगैरह होते हैं वहां पर आप देखते हो किस तरीके से तड़पते हैं लोग। तो भूख, अगर हम कहें खाद्यान्न संकट समाप्त हो चुका है तो नहीं हुआ है। हरित क्रांति का जो लाभ है वो कुछ ही सीमित क्षेत्रों में पहुंचा था, तो इसलिए ये भी ठीक है हमारा, तो उपरोक्त सभी आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता संबंधित कौन सा विकल्प है? तो कौन सा विकल्प यहाँ पर ठीक होगा सार्वजनिक क्षेत्र की संबंधित? तो पहला देखो, सार्वजनिक क्षेत्र
के अंतर्गत स्थापित किए गए जाने वाले विभिन्न उद्यमों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन तथा संचालन होता है। तो सही बात है, अगर जो सार्वजनिक क्षेत्र पर जो भी उद्योग वगैरह स्थापित किए जाएंगे, जो भी निगम वगैरह स्थापित किए जाएंगे, तो उस पर सरकार का कंट्रोल होगा पूरा का पूरा। ये तो ठीक है, हमारा वाक्य यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। अगला देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नियंत्रण होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। हाँ, राष्ट्रीय नियंत्रण होता है इसमें और एकाधिकार की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, भी ठीक है हमारा। आगे तो सार्वजनिक क्षेत्र एक व्यापक धारणा है जिसमें सरकार की समस्त आर्थिक तथा व्यवहारिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं, ये भी ठीक है हमारा। तो उपरोक्त सभी अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में यहाँ पर दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व से संबंधित है। तो महत्व से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है इन्होंने। तो पहले तो विशेषता कह दी थी, अब महत्व कह दिया है यहाँ पर। तो ये जो है, चलिए रीड कर लेते हैं। जो समाजवादी जो होते हैं, समाजवादी समाज की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही की जा सकती है और श्रमिकों को पूंजीपतियों के शोषण से बचाया जा सकता है। तो ठीक बात है, समाजवादी क्षेत्र में क्या होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में भी क्या होता है, जो भी क्षेत्र मतलब कि जो भी उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं इसमें, तो उसमें भी सरकार का कंट्रोल होता है, तो इसलिए की जाती है इनकी स्थापना। ठीक है, आगे देखो, देश की सुरक्षा के लिए तथा आधुनिक हथियारों के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। तो देश की सुरक्षा के लिए और साथ साथ जो आधुनिक हथियारों के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का होना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बात ठीक है। आगे तो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही प्रादेशिक पिछड़ेपन तथा प्रादेशिक आर्थिक असमानता को दूर हो सकती है। यानी कि पूंजीवादी अगर अर्थव्यवस्था अपना लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, जिससे प्राइवेट जो लोग होते हैं केवल अपना लाभ चाहेंगे। पर अगर सरकार के हाथों में कुछ चीज होती है तो वो क्या देखती है कि कोई भी जो है पिछड़ा वर्ग वगैरह पिछड़ी स्थान है तो वहां तक भी क्या है, सारी चीजें सारी सुविधाएं पहुंचाएं, असमानता को दूर करें। तो ये भी ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी अपना ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र का? तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र जो है आर्थिक असमानता को कम करके आर्थिक समानता जो है उसकी स्थापना करता है, भी बात ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया आप सभी को। अगला देखो, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य देश के तीव्र आर्थिक विकास करने, भी ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूंजीगत पदार्थों और तकनीकी विषयों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी अपना ठीक हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो क्या कारण है इसकी उत्पत्ति का? तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है इसमें, यहाँ पर दे रखा है बहुउद्देशीय परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही स्थापित की जाती है। तो सही बात है यहाँ पर, ये वाली भी। तो सारी ही विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर इनकी सार्वजनिक की। चलिए देख लेते हैं। अरे देखो, राज्य सरकार ने जनता के कल्याण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना की। तो राज्य सरकार भी उस सरकार के अंतर्गत आती है ना, तो ये भी ठीक है हमारा। निजी जो उद्योग के दोषों को दूर करने के लिए सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका उदय हुआ, ये भी बात ठीक है, समझ रहे होगे ना। निजी क्षेत्र के जो भी दोष वगैरह उनको दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आए ना, तो इतना सारा रीड करते करते मैं थक गई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नियोजन विस्तृत अर्थों में व्यवस्थित क्रिया का स्वरूप है। नियोजन में इस प्रकार समस्त मानवीय क्रियाएं आ जाती हैं, भले ही वह व्यक्तिगत हो अथवा सामूहिक। यह किसका कथन है? तो ये किसने कहा है? तो देखो, ये जो कथन है ये डॉक्टर MP शर्मा ने कहा है, तो इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, नियोजन एक ऐसी विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जो सारे मानव व्यवहार में पाई जाती है। तो ये किसने कहा है? ये जो कथन है ये कहा गया है फिफनर और जो प्रस्थान है उन्होंने कहा है, तो इसलिए ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। तो हरित क्रांति की सफलता से संबंधित जो विकल्प है कौन सा है? तो पहला है औद्योगिक विकास को बढ़ाया, दूसरा फसल क्षेत्र में वृद्धि, तीसरा उत्पादन में जो क्षेत्र है उसमें रिकॉर्ड मतलब दर्ज किया एक तरीके से जो वृद्धि का जो रिकॉर्ड है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर यहाँ पे पूछ लिया गया, यहाँ पर सफलता की बात कर दी गई, और उपरोक्त सभी आप सभी का आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति की पद्धति के मुख्य तत्व हैं। तो मुख्य तत्व क्या है हरित क्रांति की पद्धति के? पहला है अच्छे बीजों का प्रयोग, दूसरा दोहरी फसल का उद्देश्य, तीसरा कृषि का निरंतर विस्तार, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति की पद्धति जो अपनाई गई थी तो उसके मुख्य तत्व अच्छे जो बीज हैं, जैसे HIV जो बीज है उनका बहुत अत्यधिक जो मात्रा में प्रयोग किया गया था, दोहरी फसल की जाती थी,
ठीक है, कृषि का निरंतर विस्तार हुआ इसके द्वारा, तो उपरोक्त सभी आंसर ठीक हो जाएगा। आगे देखो, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था होता है, तो अभी तो अगर कहूँ तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वो प्रधानमंत्री होते, तो इसलिए हमारा जो ये डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आप सभी को। अब आगे देखो, पदेन अध्यक्ष पूछा जाए तभी प्रधानमंत्री होंगे, और नीति आयोग के पूछे जाए तभी प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि नियोजन उन भावी कार्यक्रमों के चयन एवं विकास की विधि है जिसके द्वारा एक घोषित लक्ष्य की सहज प्राप्ति की जा सकती है। तो ये डॉक्टर अमरीश जो है उन्होंने कहा था, तो ये हो गया हमारा ये वाला करेक्ट। वैसे इतने कथन पूछने जाते हैं, फिर भी हमें करने हैं, हर चीज करनी है हमें। अगला क्वेश्चन, जून 2009 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसको योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया था, तो ये बताना है हमें, यानी कि योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसको नियुक्त किया था, तो वो किया था यहाँ पर हमारा जो क्या ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा, इनको किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरित क्रांति की आलोचना का आधार है, तो आलोचना क्यों की जाती है हरित क्रांति की, कुछ बुराइयां हुई उसके अंदर तभी तो की जाएगी। तो पहला ऑप्शन है प्याज एवं चीनी का आयात किया जाना, तो हरित क्रांति के दौरान क्या प्याज और चीनी जो होती है उसका आयात किया गया था, तो हाँ। दूसरा देखो, खाद्यान्न संकट का बने रहना, बिल्कुल बना रहा था। तीसरा, हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों में पहुंचा, तो ये भी ठीक है, तो उपरोक्त सभी आप सभी का यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे देखो, प्रशासकीय प्रयत्न के उद्देश्यों को निश्चित करने तथा उनको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करना ही नियोजन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो कथन है ये मिल्ट द्वारा कहा गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि विकासशील देशों को सार्वजनिक उद्यमों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि इनके सहयोग के बिना अर्थव्यवस्था गतिशील हो ही नहीं सकती। तो ये किसने कहा था, ये जो कहा है प्रो हैंसन ने कहा है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो ये जो श्रेय है ये MP सिंह को जाता है, जैसे पहले भी क्वेश्चन आया था ये वाला आपका, तो इसलिए ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमें, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न लाभ का महत्वपूर्ण कारण नहीं है, तो कौन से लाभ का महत्वपूर्ण कारण नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र का लाभ नहीं है, एक तरीके से पूछा गया है। तो पहला है पे औद्योगिक झगड़े का, तो औद्योगिक झगड़े लाभ नहीं है ना, तो इसलिए ये ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण दोष निम्न में से कौन सा है, तो सार्वजनिक जो क्षेत्र है उनका अगर महत्वपूर्ण दोष की बात की जाए तो कौन सा है इनमें से, पहला यहाँ पर दे रखा है कार्यकुशलता की कमी। अगर देखा जाए जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जो उद्यम वगैरह स्थापित किए जाते हैं, जो निगम वगैरह स्थापित किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है सरकार के द्वारा वो जो है हैंडल किए जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है नियंत्रित किए जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है आपने देखा होगा कार्य जो होता है बहुत ही कम गति से होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, जो कर्मचारी में अनुशासनहीनता होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप कहीं पर भी जाके देख लो किसी भी सरकारी उसमें, तो अनुशासन तो होता ही नहीं है, ये भी ठीक है। उत्तरदायित्व की कमी होती है, हाँ उन्हें ये पता है कि उनकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, तो उत्तरदायित्व की कमी होती है, तो इसलिए उपरोक्त सभी आप सभी का आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई, तो भारत में ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था जो अपनाई गई है, पहला समाजवादी, दूसरे पूंजीवादी, तीसरे मिश्रित और चौथी सार्वजनिक। ये तो बच्चा आग बंद करके भी दे सकता है जिसने अच्छे से चीजें पता है, तो इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका ठीक होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की विकास योजनाओं में प्रथम प्राथमिकता दी गई। अब देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, देखो अगर आप सभी जो है अगर देखते देखते बोर हो भी जाते हैं, तो आप सभी ये ध्यान रखिए कि मुझे तो रीड करना है सब कुछ आप सभी के सामने, और चाहे मेरे गला सूखे चाहे मेरी कमर दुखे, तो मुझे तो करना ही है। तो उसके लिए आप सभी एक छोटा सा काम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो करो भाई करो। अगला क्वेश्चन ये पूछा क्या है, भारत की विकास योजना में प्रथम प्राथमिकता किसको दी गई है, पहला उद्योग, दूसरा कृषि, तीसरा शिक्षा और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किसको प्राथमिकता दी गई है भारत की विकास योजना में, तो भारत की जो विकास योजना है उसमें अगर देखा जाए तो कृषि को प्राथमिकता दी गई, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य है इसका मुख्य, पहला आर्थिक असमानता की स्थापना करना, दूसरा असमानता नहीं समानता की स्थापना करना, दूसरा आर्थिक पूंजी का निर्माण करना, तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तीसरा आधारभूत उद्योगों का विकास करना, तो ये भी ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का क्या महत्व है, तो यहाँ पर देखो सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसका
पहला ऑप्शन है बीमार कारखानों की पुनर्स्थापना। तो सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्देश्य भी होता है कि जो बीमार कारखाने होते हैं, बीमार कारखाने मतलब जो बिल्कुल नीचे डूब चुके हैं, अब वो जो उनके मालिक हैं उनसे नहीं संभाला जाएगा, तो वो क्या करते हैं, सरकार को बेच देते हैं कि अब जो है वही संभालेंगे। तो उनको ठीक करना, निर्यात में वृद्धि करना, बिल्कुल ठीक है। अगर निर्यात में वृद्धि होगी तो व्यापार संतुलन बना रहेगा। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ाने वाली अब यहाँ पर बैठ के, चलो आगे चलते हैं। कौन कौन है जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है और ये वीडियो देख रहा है, बताओ। यानी कि बहुतों के पास होती भी तो है ना। आगे देखो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है, जिस मैंने आपको कहा था, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पदहीन सभापति होता है। पदहीन अध्यक्ष नहीं, सभापति पूछा है भाई। तो कौन होता है सभापति? वो भी प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन बी ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष पूछ लिया भाई। अब उपाध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो उपाध्यक्ष जो है अभी कौन थे, ये पूछा कौन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया पहला अरविंद पनगड़िया, तो यही थे, तो इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में कौन है, इस तरीके से। अगर देखो वर्तमान में आ गया ना क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग के? तो वो जो राजीव जो कुमार हैं वो हैं, तो इसलिए भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी इंटरनेट पर चेक कर लेना क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं ना भाई। आगे देखो, निम्न में से किस आयोग ने उद्रमुखी दृष्टिकोण को अंगीकार किया है? तो उद्रमुखी दृष्टिकोण को पहला योजना आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा यहाँ पर दे रखा उपरोक्त दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग का अपना ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और तीन जो क्वेश्चन है वो अभी भी बच गए हैं, क्वेश्चन है ही नहीं। और जो होंगे अभिकथन कारण वगैरह वाले वो मैं अलग से करवाऊंगी। तो इसी के साथ आप सभी की यहाँ पर एक क्लास सॉरी कंप्लीट होती है। और अगर आप सभी को अच्छी लगे तो आप सभी मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के फोन में आ सके। थैंक यू सो मच।